कनेक्ट हो जाओ भाई जल्दी से। अगर कनेक्टेड हो तो मैसेज कर दो, अगर कनेक्ट हो गए हो तो मैसेज कर दो भाई। कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, शुरू करते हैं क्लास। एरर आ रहा है तो दोबारा से ओपन कर लो एप्लीकेशन को। हाँ हाँ जी, बाकी भी कनेक्ट हो जाओ भाई जल्दी से। 1:30 की क्लास थी, 1:30 से 6 पहले ही हो चुके हैं। कनेक्ट हो जाओ फटाफट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से कनेक्ट हो भाई। जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, जल्दी से फटाफट। अभी 2-4 ही आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स, क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। और कनेक्ट हो गए तो मैसेज करो एक बार मेरे को, मैसेज करो भाई एक बार। हेलो, हाय, नमस्ते, जो भी बोलना बोलो एक बार फटाफट, ताकि हम शुरू कर सके क्लास। पता तो चले कितने बच्चे कनेक्टेड हैं, बोलो जल्दी से। हाँ, गुड आफ्टरनून। आ चुके भाई, सब आ चुके, ठीक है। देखो, केमिकल काइनेटिक्स, ये टॉपिक तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया है। 11th-12th क्लास में आता है शायद, मेरे ख्याल से 11th-12th क्लास में आता है। बहुत पुराना टॉपिक है। पहली 2-3-4 क्लासेस में पुराने वाला ही चलेगा, जो पहले का बहुत बेसिक होता है। बहुत बेसिक को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पता है कि आपको आता तो है ही ये टॉपिक। फिर भी देखते हैं, चलो देखते हैं। ये भी देखूंगा कि आप लोग कितना जानते हैं उसके बारे में। ये भी बीच बीच में चेक करता रहूंगा मैं कि आप जानते कितना हो। सबसे पहले भाई, सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन की बात करें, मान लो कोई भी रिएक्शन आपके पास है, ए से बी में कोई रिएक्शन कह लो या फिर कोई प्रोसेस कह लो। अगर ए से बी में कोई प्रोसेस लिखता हूं, तो इस प्रोसेस को हम फिजिकल केमिस्ट्री में, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स को छोड़ दूं, अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करूं, क्लासिकल के टर्म्स में बात करूं, तो इसको 3 जगह पढ़ा जा सकता है भाई। इसको कहां पढ़ा जा सकता है? इसको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जा सकता है। इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा जा सकता है, इक्विलिब्रियम में भी। और इस प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा जा सकता है, या फिर ये कह लो कि इस रिएक्शन के लिए इसकी थर्मोडायनामिक्स को भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स आप लोगों का हो चुका है, और इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में होता नहीं, नेट के सिलेबस में इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है। अब इक्विलिब्रियम फर्दर, हाँ पर गेट में इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है भाई। इक्विलिब्रियम फर्दर कहां पर? आयनिक, ये फिर केमिकल, ये फिर इधर कहां चला जाएगा? फेज इक्विलिब्रियम। ये ऐसे डिवाइड हो जाता है भाई। थर्मोडायनामिक्स में क्या बात करते हैं? यहां पर हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी। किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में
और फिजिबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। कहाँ पर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बात करते हैं रेट, या फिर कह लो, या फिर किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में, कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स आपको मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। मैकेनिज्म के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो कौन है आपके पास? केमिकल काइनेटिक्स। इक्विलिब्रियम तक अलग ही ब्रांच होगी। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है, तो इसको फिर कहाँ पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा किसके अंदर? इक्विलिब्रियम के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स वैसे दो तरीके से डिवाइड होती है, एक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स और एक कौन सी? नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। वो हमारे सिलेबस से बाहर, और आप लोगों ने मास्टर्स में इसको पढ़ भी लिया होगा भाई। ठीक है, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी। किस वर्ड का मतलब क्या होगा काइनेटिक्स के अंदर। दूसरा हमारे पास है रेट लॉ एंड ऑर्डर। रेट लॉ में क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई? और क्या आ जाएगा? मोलिकुलरिटी आ जाएगी, मोलिकुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेट लॉ भी दो तरीके का होगा, एक डिफरेंशियल और एक कौन सा होगा भाई? इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा। दो तरीके का रेट लॉ होगा, एक डिफरेंशियल है, कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा। यहां तक नेट के पेपर में आने का चांस बहुत कम होता है, यहां तक नेट के पेपर में सवाल नहीं आता। सवाल कहां से आता है? यहां से आता है अभी, यहां से शुरू। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर। अब मेथड कौन से हैं? कौन से मेथड हो सकते हैं? 5 मेथड होते हैं भाई, पांचों पे के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले मेथड कौन सा होता है भाई? ग्राफिकल मेथड, ऑर्डर निकालने का तरीका, ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है भाई आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। तीसरा होता है आपके पास वांट हॉफ मेथड, वांट हॉफ मेथड। लास्ट होता है आपके पास ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। और इसके बाद होता है आपके पास हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ये क्या होता है आपके पास? किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में भी आपको बहुत कुछ नया बताऊंगा मैं हम वहां से शुरू नहीं करूंगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भाई ये सेकंड है, इसका डेरिवेशन करते हैं, वहां से शुरू नहीं करेंगे। कुछ अलग से आपको मैं बताऊंगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट। इसमें बेसिकली कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं भाई हम लोगों को? 2 कंसेप्ट इसमें आप लोगों को पढ़ने हैं, एक तो अर्हेनियस का और दूसरा कौन सा भाई? कंसेप्ट ऑफ गार्डिनर। किसका कंसेप्ट है भाई? दूसरा गार्डिनर का कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है भाई हम लोगों को? इसके बाद पढ़ना है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। आप पूरी की पूरी थर्मोडायनामिक्स, पूरी की पूरी केमिकल काइनेटिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे भाई। पहला हिस्सा यहां तक खत्म हो चुका है, पहला हिस्सा यहां तक खत्म हो चुका है, पहला हिस्सा यहां तक खत्म हो चुका है। ये पहला हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट मैं आगे वाली स्लाइड पे लिख दूंगा। आप पूरी की पूरी काइनेटिक्स को ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। अगर आप ऐसे डिवीजन करके पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। आपके पास 1 मिनट आवाज आ रही है क्या आप लोगों को, या फिर एरर आ गया? ठीक है, ठीक है। देखो भाई, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, 2 थ्योरीज हमारे पास होती हैं जनरली। पहली कौन सी भाई? कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। दूसरी कौन सी भाई आपके पास? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
थ्योरी, या फिर क्या कहते हैं इसको, या फिर क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या फिर क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कोलिजन थ्योरी में क्या होगा भाई, बेसिकली आपके पास एक टर्म इंपॉर्टेंट होगी, सबसे पहले तीन टर्म इंपॉर्टेंट होंगी, तीन टर्म यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी भाई। पहली कौन सी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कौन सा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और लास्ट कौन सा भाई, इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर। ये वाली चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है जहां से क्वेश्चन आता है। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है भाई। एक तो कौन सा मेथड है भाई, एक तो थर्मोडायनेमिक अप्रोच है, एक तो थर्मोडायनेमिक अप्रोच है, और दूसरी कौन सी है भाई, स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, दूसरी कौन सी है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, थर्मोडायनेमिक अप्रोच एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच है भाई। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। स्टैटिस्टिकल अप्रोच उन लोगों को समझ में आ जाएगी जिन्होंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, बाकी सबको भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आधे बच्चों का स्टैटिस्टिकल हुआ नहीं, उनका स्टैटिस्टिकल बाद में होगा। ये था भाई आपके पास दूसरा पोर्शन, ये आपके पास सेकंड पोर्शन था जो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है। ये पहला पोर्शन है आपके सिलेबस का, आपको इस तरीके से पढ़ना है। दूसरा पोर्शन आपके पास ये रहा। अब बात आती है थर्ड पोर्शन के ऊपर। यहां पर एक और चीज ऐड कर सकते हो, कंपैरिजन ऑफ वेरियस थ्योरीज, इंपॉर्टेंट है भाई, कंपैरिजन ऑफ वेरियस थ्योरीज, वेरियस थ्योरीज। ठीक है भाई, यहां तक आपका दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से और एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से, और 2 या 3 क्वेश्चन आगे वाले पोर्शन में से आ जाएंगे। देखो भाई, लास्ट पोर्शन हमारे पास है, जो थर्ड पोर्शन है वो क्या है भाई, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये हमारे पास क्या है, हमारे सिलेबस का तीसरा पोर्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। उन दोनों टॉपिक में से उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने किसमें से आते हैं, जितने इस अकेले टॉपिक में से आते हैं। अब इसके आगे फर्दर बहुत पार्ट है। इसमें क्या आता है भाई, फोटो केमिस्ट्री इसी के अंदर आ जाएगी, फोटो केमिस्ट्री इसी के अंदर आ जाएगी। उसमें क्या होगा भाई, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री, लॉज ऑफ फोटो केमिस्ट्री, और कौन सा भाई, और कौन सा भाई, क्वांटम यील्ड, या फिर कह लो चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, और कौन सा भाई आपके पास क्या आता है इसमें, और आता है आपके पास काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेसेस, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या आता है मेनली आपका, जेबलोन्स की डायग्राम, जेबलोन्स की डायग्राम। क्लियर है बात यहां तक। अब एक क्वेश्चन तो आ जाएगा यहां से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है हमारे पास कैटालिसिस, कैटालिसिस। देखो भाई, 3 तरीके की कैटालिसिस होती है, एक एंजाइम, एक होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसे ही पढ़ना है। अगर आप इससे अलग तरीका लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूलों के अंदर, क्योंकि इस पोर्शन काल के जो फॉर्मूले हैं ना वो लगभग आपको सेम दिखेंगे, एक जैसे फॉर्मूले दिखेंगे। लेकिन अगर आपको तरीका आता होगा तो आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। एंजाइम कैटालिसिस में क्या होगा भाई, माइकल मेंटन इक्वेशन, माइकल मेंटन इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस को हम यहां पर पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा भाई, एसिड बेस कैटालिसिस। इसमें क्या होगा, एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, हेट्रोजीनियस कहां पढ़ चुके आप लोग, ये आप लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो भाई, या फिर जो सरफेस केमिस्ट्री आपको मैम पढ़ा रही हूँ आपको पढ़ा देंगी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को, ये मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरीज ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, लिंडेमैन थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, लिंडेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। लास्ट में आ जाता है अभी, ये अलग टॉपिक है, ये आपकी काइनेटिक्स से थोड़ा सा अलग है। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस,
जब सॉल्यूशंस के अंदर रिएक्शन होती है तो उसकी काइनेटिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। इसमें दो पोर्शन आपके पास होंगे। देखो एक पोर्शन आपका एक कंप्लीट बनेगा, यहां पर क्या आएगा भाई, इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रिएक्शन रेट। इसमें क्या होगा भाई, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। ये क्या होता है भाई, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन रिएक्शन रेट। ये है भाई आपका सिलेबस। इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। अब कुछ लोग बुक पढ़ना चाहते होंगे, कुछ लोग बुक पढ़ना नहीं चाहते होंगे, है ना। कुछ लोग बुक पढ़ना चाहते होंगे, कुछ लोग बुक से नहीं करना चाहते होंगे। मेरी एडवाइस ये है आपको कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है और असाइनमेंट सोल्व कर लेने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन इस पोर्शन से और 1 या 2 क्वेश्चन पहले वाले पोर्शन से। वेटेज रहेगी 12 से लेकर 16, 17, 18, 20 कितने तक भी आ सकती है भाई। 12 से लेकर 12 या 14 नंबर तो पक्का फिक्स है। 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के, 1 या 2 क्वेश्चन 2 नंबर के। 14 या 16 नंबर तो फिक्स है। उसके बाद आ सकती है कितने की, 20 या 22 तक भी जा सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बुक पढ़नी है तो बुक आपको पढ़नी है तो सबसे बेस्ट बुक है वो आपके पास है लेडलर। लेडलर की बुक आप पढ़ सकते हो। एक विले पब्लिकेशन की बुक आती है, विले पब्लिकेशन की बुक आती है केमिकल काइनेटिक्स की, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। एक आते हैं आपके पास संतोष कुमार उपाध्याय की वो भी बुक आती है। एक आप पढ़ सकते हो कौन सी, के.एल. कपूर, ये तो बहुत बेसिक है। और एक आप पढ़ सकते हो कौन सी भाई, पूरी शर्मा पठानी। एटकिंस भी पढ़ सकते हो भाई। एटकिंस तो आप किसी भी टॉपिक के लिए पढ़ लो, बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें थ्योरेटिकल मिलेगा भाई, मैथमेटिकल नहीं मिलेगा। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, मेरी एडवाइस ये है कि बुक मत पढ़ना प्लीज। आपको बुक पढ़नी ही नहीं है, जो मैं आपको पढ़ा दूंगा आपको उसमें से ही करना है। बुक आपको नहीं पढ़नी है, खुद का दिमाग आपको नहीं लगाना है, जो मैं बता दूंगा आपको वही करना है बस। आगे बढ़े भाई, अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। लो भाई फर्स्ट स्लाइड ओपन कर देता हूं मैं। लो फर्स्ट पे ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं था जो आपके काम का हो। फर्स्ट पे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आपके काम का है। फर्स्ट स्लाइड में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो आपके ज्यादा काम का हो। प्लीज मेरी बात मानना, आप लोगों को बुक नहीं पढ़नी है, काइनेटिक्स की तो नहीं पढ़नी है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो कोई बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, नई ही ब्रांच है। बेसिकली कब आया था कंसेप्ट इसका, 1992 में ही आई थी। ये वाली जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, ये 1992 में ही आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है ना और जो क्वांटम है, दोनों ही आपको रिएक्शन के रेट के बारे में या फिर प्रोसेस के रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। रेट या प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के कितने टाइम में प्रोसेस कंप्लीट होगी, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। कौन, क्वांटम मैकेनिक्स भी और थर्मोडायनेमिक्स भी। क्वांटम का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है वैसे तो। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो वो आपको ये तो जरूर बता देगी ये प्रोसेस होगी या नहीं होगी, बट कितनी देर में होगी और क्या क्या इसमें इंटरमीडिएट बनेंगे, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देती है। केमिकल काइनेटिक्स कहाँ हेल्प करती है भाई, ये आपको बताती है डेली लाइफ में। अगर मैं बात करूं, ये आपको जवाब देते हैं किन सवालों का, हाउ प्लांट्स ग्रो। हाउ प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कि किस रेट से कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, केमिकल काइनेटिक्स देगी। रिएक्टिविटी
एंड सेलेक्टिविटी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बताती है आपको? रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। और क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा ऑन रिएक्शन। मतलब टेम्परेचर का रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का क्या है, प्रेशर का क्या है, सरफेस एरिया का क्या है, लाइट का क्या इफेक्ट होता है, सारे के सारे, या फिर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, वो आपको कौन बताता है भाई? केमिकल काइनेटिक्स आपको उसके बारे में जवाब देती है। इसके बाद आपको क्या बताती है? what are the possible side reactions? What are the possible side reactions of a मेन रिएक्शन? किसी भी मेन रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट क्या क्या होंगे, किस रेट से साइड प्रोडक्ट बनेंगे, किस रेट से आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको कौन बताता है भाई? वो भी आपको केमिकल काइनेटिक्स ही बताती है। ठीक है, आपके आपके बॉडी पे हेयर ग्रो करने का रेट क्या है, वो भी आपको कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स बताती है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिसे आप कहते हो कि हेयर की ग्रोथ आपके सर पे क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। क्या करते हैं भाई? वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, केमिकल से होता है ऐसा, आगे बढ़, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। मैं बात करता हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग तरीके की रिएक्शन कौन सी होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन भाई, सबसे पहली कौन सी होती है भाई? थर्मोडायनेमिकली अनफेवर्ड, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल लिख लो, अनफेवरेबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई? ऐसी रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट फेवर्ड रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन होगी ही नहीं, ऐसी रिएक्शन होगी ही नहीं। दूसरी कौन सी होती है भाई? थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, फेवरेबल की स्पेलिंग ही भूल गया। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल एंड काइनेटिकली अनफेवरेबल। ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है जो काइनेटिकली फेवरेबल हो, सॉरी थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल और काइनेटिकली क्या हो? अनफेवरेबल। तीसरी भी होती है एक ऐसी रिएक्शन जो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो एंड काइनेटिकली भी क्या हो? फेवरेबल हो। काइनेटिकली भी क्या हो भाई? फेवरेबल हो। ठीक है, अब देखो भाई, थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसी रिएक्शन होगी, इसको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट फेवरिंग रिएक्शन, रिएक्टेंट फेवरिंग रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो थर्मोडायनेमिकली तो फेवरेबल हो लेकिन काइनेटिकली फेवरेबल ना हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो जाएंगे, बट क्या होगा? बट प्रोसेस क्या होगी? स्लो होगी। इसको क्या कहेंगे भाई? प्रोडक्ट फेवर्ड बट स्लो। बट क्या होगी? रिएक्शन स्लो होगी। थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड मतलब रिएक्टेंट कहाँ जाएंगे? प्रोडक्ट में जाएंगे। बट काइनेटिकली क्या होगी? काइनेटिकली भी क्या होगी? फेवरेबल होगी। तो क्या होगी? प्रोडक्ट फेवर्ड एंड फास्ट। बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे भाई। बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे भाई? प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये तीन तरीके की रिएक्शन आपके पास जनरली होती है। किसी को भी डाउट यहां पर है तो पूछ लो भाई। बोलो भाई।
किसी को भी डाउट है तो बोलो। बोलो फटाफट बोलो। यहाँ तक तो क्या डाउट होगा, कुछ भी डाउट पूछ लोगे तो मैसेज छोड़ो, कुछ भी पूछोगे ऐसे तो डाउट, यहाँ तक तो क्या डाउट होगा तुम लोगों को। या आ गया डाउट? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया भी, नहीं आया डाउट, नहीं आया, आ गया सब समझ में तुम्हें, है ना। देखो भाई, एक छोटी सी टर्म आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक छोटी सी टर्म बताता हूँ, स्टोशियोमेट्री या फिर स्टोकियोमेट्री भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते बोल लो भाई। स्टोकियोमेट्री जो भी बोलते हो, जैसी आप लोगों की इंग्लिश है जो भी है, देख लेना। स्टोकियोमेट्री बोलते हैं या फिर स्टोशियोमेट्री, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, मान लो आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं वैसे तो, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। देखो, कोफिशिएंट भी लिख लो पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो आप इसके बारे में। देखो, μ1a प्लस μ2b गोज टू μ3c प्लस μ4d। यहाँ पर जो μ1 है, μ2 है, μ3 है और μ4 है, ये क्या है भाई? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मेट्रिक कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं भाई, और ये क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव किसके लिए होंगे भाई? रिएक्टेंट के लिए क्या होंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव किसके लिए होंगे भाई? प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे भाई? नेगेटिव होंगे। ध्यान रखना भाई, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखा जाएगा भाई? प्रोडक्ट के लिए होंगे क्या? नेगेटिव, सॉरी रिएक्टेंट के लिए क्या होंगे? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे भाई? पॉजिटिव होंगे। रिएक्टेंट के लिए तो होंगे नेगेटिव, उल्टा बोल दिया मैंने, और प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे भाई? पॉजिटिव होंगे। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे भाई? पॉजिटिव। ठीक है। स्टोकियोमेट्रिक में आपको ये बताना चाहता था कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपको स्टोकियोमेट्री का पता था, बस आपको ये बात बताना चाहता था कि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव और प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब स्टोकियोमेट्री है क्या? स्टोकियोमेट्री है क्या? देखो, मैं कह सकता हूं द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी इज रिपीटेड, द नंबर ऑफ टाइम एन एंटिटी इज रिपीटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एंटिटी कितनी बार रिपीट हुई है, उसको क्या कहते हैं? उसकी स्टोकियोमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं भाई मेन टॉपिक के ऊपर। देखो भाई, ये टॉपिक आप लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? आपको जनरली क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले आपको पढ़ा जाता है रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन वो रेट ऑफ द रिएक्शन आता कहाँ से? आप ये पढ़ते हो ना सबसे पहले, R इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन बाय dt, या फिर dA बाय dt, या फिर d ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, ऐसा पढ़ते हो। ये चीज आई कहाँ से है? देखो भाई, देखो ये आती है कहाँ से? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं किसकी? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, कितने एक्सटेंट से रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। देखो भाई, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या फिर ऐसा लिखूं, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना, इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको जाई से डिनोट करते हैं। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इस जाई की टर्म में लिखा जाता है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड in terms of extent of reaction और advancement of reaction, advancement of reaction। अगर सही भाषा में लिखूं तो कैसे होगा भाई? और चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन,
और चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो एडवांसमेंट है, रिएक्शन का जो आगे बढ़ना है वो कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में उसकी टर्म में लिखा जाता है क्या, किसी भी रिएक्शन का रेट। द रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी टर्म में, या तो एक्सटेंट की टर्म में कह लो या फिर चेंज इन एडवांसमेंट ऑफ द रिएक्शन की टर्म में। और वो होता क्या है भाई, वो होता है जाई। ठीक है, अब ये जाई है क्या चीज, फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फॉर एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जाई इज इक्वल टू n माइनस एन नोट डिवाइड बाई स्टोक्योमेट्री। जाई इज इक्वल टू n माइनस एन नोट डिवाइड बाई स्टोक्योमेट्री, n माइनस एन नोट डिवाइड बाई स्टोक्योमेट्री। जाई तो एक्सटेंट है, एन नोट क्या है भाई, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। ध्यान से देख लेना भाई, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है एक बार के लिए। एन नोट क्या है, इनिशियल अमाउंट है, एन क्या है भाई, रिमेनिंग अमाउंट है, ये क्या भी रिमेनिंग, और न्यू क्या है भाई, स्टोक्योमेट्री, दिस इज स्टोक्योमेट्री। क्लियर है बात इतनी आपको? ठीक है, अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की टर्म में ही क्यों लिखा भाई, देखो चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, मैं यहां पर लिखता हूं a प्लस बी गोज टू सी, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं 2a प्लस बी गोज टू सी। इस पूरी रिएक्शन में भी a का एक्सटेंट, b का एक्सटेंट और c का एक्सटेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी a का एक्सटेंट, b का एक्सटेंट और c का एक्सटेंट क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर मैं लिखता हूं द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, extent of reaction is same for every reactant and product। किसी भी रिएक्टेंट को आप उठाओगे या फिर किसी भी प्रोडक्ट को आप उठाओगे तो उसके लिए जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा भाई, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, वो क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक बार डाउट हो तो पूछो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो, डाउट आ सकता है आपको, इसमें पूछ सकते हो, एक बार डाउट हो तो पूछ लो। डाउट हो तो पूछ लो भाई, आपको डाउट आ सकता है इसमें। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बोला ही नहीं कहीं भी, अभी मैंने कहीं भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोला है, मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हुई है, बात हुई है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। चेक करो भाई, डाउट है तो पूछ लो। एक्सटेंट इज इक्वल टू n माइनस एन नो डिवाइड बाई न्यू। कंसेप्ट किसने दिया था, कंसेप्ट दिया था भाई, कंसेप्ट किसने दिया था, टी डोनर 1992। एक्सटेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, टी डोनर इन 1992। हाँ जी बिल्कुल बताऊंगा, अभी आगे मैं क्या करने वाला हूं, मैं आगे एग्जांपल देकर यही प्रूव करने वाला हूं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम होगा हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। बोलो भाई, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन देता हूं, बाय यूजिंग गिवन केमिकल रिएक्शन
reaction and data. Prove that extent is same, extent of reaction is same for every reactant एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्शन का एक्सटेंट है वो सेम है हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। देखो भाई रिएक्शन तो है, ये रही रिएक्शन, तो आपके पास ये रही N2 प्लस H2 गोज टू NH3। आपको कितना दिया गया है? 10 मोल दिए गए हैं इसके, 20 मोल दिए गए हैं इसके, और बनाने कितने आपको? 5 मोल बनाने हैं अमोनिया के। और आपको प्रूव करना है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तीनों के लिए सेम रहेगा। वही एक्सटेंट तो नाइट्रोजन के लिए, वही हाइड्रोजन के लिए, और वही किसके लिए? वही हाइड्रोजन के लिए भी, सॉरी वही अमोनिया के लिए भी। आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या बताना है? सेम बताना है। बता सकते हो या फिर मैं बताऊं? आप लोग बता सकते हो या मैं बताऊं? बताओ भाई एक्सटेंट क्या आएगा? चलो बता दो फिर, चलो बता ही दो। नाइट्रोजन के लिए एक्सटेंट क्या आएगा? नाइट्रोजन के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? बता दो। बता रहे हो या मैं बताऊं? बोल दो भाई। बताओ भाई। बताइए फटाफट। अरे ये तो बता दो, बता सकते हो कि नहीं? या कॉपी पेन ही नहीं उठा रखा हाथ में? कॉपी पेन है क्या तुम्हारे पास? बताओ मुझे एक बार। फिजिकल की क्लास में खासकर कॉपी पेन रखा करो साथ में। हर्षिता गलत है भाई, 5 आ रहा तो गलत है। और कोई? सोनल गलत है, गलत है, गलत है। और कोई? शालिनी गलत है भाई। माइनस में नहीं आएगा भी एक्सटेंट, माइनस में नहीं आएगा एक्सटेंट, ध्यान रखना, माइनस में एक्सटेंट नहीं आएगा।
इस फॉर्मूले को दोबारा देख लो अच्छे से, तुम्हें पता नहीं चला क्या होगा तुम्हारे साथ। इसको दोबारा देखो अच्छे से। एन क्या है भाई, एन तो रिमेनिंग अमाउंट है, एन नॉट इनिशियल, और ये क्या है, स्टोशियोमेट्री है। पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं करूं भाई सोल्व? ठीक है, पूछ क्या रहा हूं, मुझे करना पड़ेगा। देखो भाई, देखो, देखिए, अगर मैं लिखता हूं नॉर्मल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, 2NH3। सबसे पहले, और किसी का मैसेज आया है क्या? नहीं आया, अभी नहीं आया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए, N2 के लिए। N2 के लिए देखो भाई, 2 मोल NH3 के लिए N2 के कितने मोल जरूरी हैं भाई? 1 मोल जरूरी है। 1 मोल NH3 के लिए कितने मोल जरूरी हैं भाई? 1/2। बनाने कितने मोल हैं? 5 मोल बनाने हैं भाई। 5 मोल अमोनिया के लिए कितने जरूरी हैं भाई? 5/2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब देखो, बात हो रही है किसकी? N2 की बात हो रही है। यहाँ पर जितनी भी बात चलेगी सारी N2 की ही चलेगी। देखो भाई ध्यान से, N2 का इनिशियल अमाउंट कितना था? N नोट कितना था भाई? 10। N नोट कितना था? 10। अब रिएक्ट कितना हो गया? कितना 5 मोल बनाने में यूज हो गया? 2.5। तो रिमेनिंग कितना है? N इज इक्वल टू 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 7.5। कितना बचा भाई? 7.5। स्टोकियोमेट्री कितनी है? स्टोकियोमेट्री है -1। रिएक्टेंट है ना भाई, रिएक्टेंट है तो स्टोकियोमेट्री कितनी है? 1। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर N2 इज इक्वल टू N माइनस N नोट डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री। 7.5 माइनस 10 डिवाइड बाय -1। एक्सटेंट इज इक्वल टू 2.5। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर नाइट्रोजन गैस इज 2.5। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर नाइट्रोजन गैस इज 2.5। क्लियर होगी बात मेरे ख्याल से? एक और कर लेते हैं फिर इसके साथ साथ। देखो भाई, अब बात करते हैं किसकी? हम बात कर लेते हैं H2 की। H2 की, फिर अमोनिया का तुम्हें निकाल के दिखाना है उसके बाद, ठीक है? H2 की देखो भाई, 1 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल H2 चाहिए। सॉरी, 2 NH3 के लिए H2 कितने चाहिए भाई? 3। 1 के लिए कितने चाहिए भाई? 3/2। और कितने बनाने हैं? 5। 5 अमोनिया बनाने के लिए कितने चाहिए भाई? 3/2 गुणा 5। दिस इज इक्वल टू 7.5। मतलब 20 में से 7.5 तो यूटिलाइज हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ भाई? N नोट कितना था? 20 था। शुरुआत में कितने थे भाई? 20। पर 7.5 तो यूटिलाइज हो गए। रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग कितने होंगे भाई? N इज इक्वल टू 20 माइनस 7.5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा भाई 12.5। स्टोकियोमेट्री कितनी है भाई? -3। स्टोकियोमेट्री कितनी है भाई? -3। तो एक्सटेंट क्या आ जाएगा? N माइनस N नोट 12.5 माइनस 20 डिवाइड बाय -3। ये कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपके पास, गड़बड़ तो नहीं करते मैंने कुछ ना? सही है। ये आ जाएगा आपके पास 7.5 डिवाइड बाय 3। एक्सटेंट इज इक्वल टू 2.5। H2 के लिए भी एक्सटेंट क्या आया है भाई? 2.5। पूछो भाई, डाउट है तो किसी को पूछ लो, डाउट है तो किसी को। ठीक है भाई, कौन सा 3 मोल दिख रहा था? कहाँ पे 3 दिख रहा था? पता नहीं। ठीक है भाई शिवानी, बड़ा लिख दिया करूंगा थोड़ा सा। देखो आया ना 2.5 समझ में? अच्छा, ये 3 दिख रहा था क्या? ये वाला 3 दिख रहा था?
5 है 5। ओहो, इसीलिए गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, 5 था भाई, ये 5 था। 3 से भी नहीं आएगा आंसर जो तुमने बताया। वो तो बच्चों ने जो आंसर बताया वो तो 3 से भी नहीं आ रहे। 3 से क्या आएगा? 3 कहता हूँ तो इसको कुछ और ही कहानी हो जाएगी फिर तो। 3/5, 2 से 1, 1 से 1 बटा 2, 3/2 1.5, 1.5 डिवाइड बाय, ना भाई ना ना, फिर भी नहीं आ रहे आंसर तुम्हारे। ये बात आई क्या समझ में? आप लोग घर पे ट्राई करोगे किसके लिए? आप लोग घर पे ट्राई करोगे किसके लिए भाई? NH3 के लिए। NH3 के लिए। इसके लिए भी एक्सटेंड क्या आएगा आपका? 2.5। ये था भाई सारा कंसेप्ट किसका? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। जहां से कौन निकल के आएगा? जहां से आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, बोल्ड लिखने के लिए बोला था, बोल्ड। अरे ऑब्वियस सी बात है शालिनी, NH3 का भी 2.5 ही आएगा। मैं बस कह रहा हूँ घर पे ट्राई कर लेना, इसको ट्राई कर लेना, सभी का सेम आएगा 2.5 आएगा। कहते तो करके दिखाऊं इसको? हाँ, 3 से तो 1.5 आएगा शिवानी, बिल्कुल सही। बट ये तो किसी बच्चे ने आंसर ही नहीं दिया। हाँ, 3 से 1.5 आएगा, बिल्कुल सही है। डाउट है किसी को? लिख दो भाई, डाउट है तो। 5 बार पूछना पड़ता है तुम लोगों से। हर्षिता -3 थोड़े ना आएगा भाई। 12.5 में से 20 गया, माइनस का 7.5। अरे क्या करते हो तुम लोग? ये बातें बताने की रहेगी क्या? देखो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो कट जाता है ना ये। ओहो, कहाँ रह गए थे? अभी तक वहीं थे क्या? हो गया? आगे बढ़ना चाहिए भी, बहुत टाइम पास कर लिया तुम लोगों ने इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पहुंच गए कहां पर? रेट ऑफ कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन। 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 पहुंच गए हम लोग यहां पर। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, अब बारी उसकी है कि वो चीज आती कहां से। ठीक है भाई, देखो द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है भाई? रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है? ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, the time derivative of extent of reaction dxi by dt is equal to rate of conversion। extent of reaction का change time के साथ क्या कह सकता हूं? the change in advancement of reaction, change in advancement of reaction और extent of reaction with time is equal to rate of reaction। इसको हम कहते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
हाँ हर्षिता, v की वैल्यू तो बोली मैंने। हर्षिता ये v की वैल्यू तो बोली, -3 आएगा। -3 है ना भाई, स्टोइचियोमेट्री है, -3 आएगी H2 के लिए। देख लो -3 आएगा, रिएक्टेंट है, -3 आएगा। क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया क्या कुछ? नहीं तो। अरे रिएक्टेंट की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो नेगेटिव आती है, प्रोडक्ट की पॉजिटिव रहती है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ये बात। अब देखो भाई यहाँ पर, यहां से क्या लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू डी जाई बाई डी टी, डी बाई डी टी। जाई क्या है यहाँ पर, n माइनस एन नोट डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, n माइनस एन नोट डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री। देखो भाई यहाँ पर क्या है, 1/न्यू तो बाहर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट होती है, तो 1/स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, dn बाई डी टी माइनस dn नोट बाई डी टी। और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा आपके पास डी जाई बाई डी टी, दिस इज रेट इज इक्वल टू डी जाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/स्टोइकियोमेट्री dn बाई dn बाई dt। और ये n कौन है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो किसके बराबर हो गई भाई, रेट के बराबर हो गई। मान लो पहले 10 मोल लिए थे, 10 में से 5 रिएक्ट हो गए, 5 बच गए, तो फिर यहाँ पर 5 मोल आएंगे। पहले क्या होगा, 10 मोल कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, फिर क्या होगा 5 मोल कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, फिर वो और कम हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे, तो फिर 3 मोल टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहे हैं, वो क्या बताएंगे, रिएक्शन का रेट बताएंगे भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, रेट इज इक्वल टू 1/न्यू dn बाई dt। अब कुछ जानी पहचानी इक्वेशन आपको लग रही होगी। अब यहां पर एक दिक्कत आ जाती है, शालिनी मैंने तुम्हें यहाँ पर है ना, ये कुछ पेपर में नहीं आने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज है, और थोड़ी सी अच्छी सी बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें ही मिलेगी। मैंने जस्ट आपको एक्सटेंट समझाने के लिए ऐसा किया है कि हर रिएक्शन का एक्सटेंट या फिर हर रिएक्शन का रेट बराबर होता है। क्यों हम लोग कहते हैं कि हर एक रिएक्टेंट का टूटना और हर एक प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट बराबर होता है किसी भी टाइम के ऊपर, तो वो चीज समझाई मैंने यहाँ पर कि क्यों बराबर होते हैं और कैसे बराबर होते हैं। देखो भाई यहाँ पर एक सेकंड रुकना भाई, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना भाई, यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है ना वो किसकी टर्म में है, नंबर ऑफ मोल की टर्म में है। और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं भाई, n इज नंबर ऑफ मोल कह लो या फिर क्या कह लो, अमाउंट कह लो। अमाउंट मतलब क्या है, मान लो पहले आपने 100 ml, देखो मान लो पहले आपने 2 मोलर सॉल्यूशन लिया 100 ml, ठीक है, फिर आपने 2 मोलर सॉल्यूशन ले लिया कितना, 200 ml, मतलब 2 कंसंट्रेशन वही है, अमाउंट आपने बढ़ा दी, तो अमाउंट के चेंज होने से रेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट चेंज नहीं होगा, अमाउंट के चेंज होने से रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट क्या है, बिकॉज इट इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, this is extrinsic property, and we have to define, and we need to define the rate in terms of intrinsic property. We need to define the rate in terms of intrinsic property. इंट्रिंसिक कौन सी होती है भाई, जो अमाउंट से इंडिपेंडेंट रहती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय वॉल्यूम, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय वॉल्यूम ऑन बोथ साइड, बाय वॉल्यूम ऑन बोथ साइड, तो अंडरस्टूड है भाई। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1 बाय वॉल्यूम डी जाई बाय डी टी, सॉरी यहाँ करते हो, R इज इक्वल टू 1 बाय वॉल्यूम डी जाई बाय डी टी इज इक्वल टू
1 बाय स्टोकियोमेट्री डी एन बाई वी, ऐसा लिख लेता हूँ पहले, स्टोकियोमेट्री इंटू 1 बाई वी डी एन बाई डी टी, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या अभी रेट ऑफ रिएक्शन, R इज इक्वल टू 1 बाय स्टोकियोमेट्री डी बाई डी टी एन बाई वॉल्यूम, R इज इक्वल टू 1 बाय स्टोकियोमेट्री डी ऑफ कंसंट्रेशन, मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है भाई, डी ऑफ सी बाय डी टी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं भाई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लो या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लो या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सुनी होगी भाई आप लोगों ने, देखी भी होगी, आप लोग इसी को देखते हो बार बार। बोलो भाई, अरे ये जीरो इसलिए आ गया, ये जीरो इसलिए आ गया, कहाँ गया वो, इसी पेज पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये है ना एन नॉट, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इनिशियल अमाउंट को टाइम के साथ देखोगे तो जीरो बन जाएगा भाई, वो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ। ये एक बार शुरू में 10 मोल थी, फिर 8 हुई, फिर 9, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। ये तो रिमेनिंग अमाउंट है जो चेंज होती चली जाएगी। बोलो भी, डाउट है तो इसमें किसी को भी? बोलिए किसी को डाउट हो तो। बोलो भी, डाउट हो तो किसी को बोलो फटाफट। इसको आप ऐसे बंद करते ब्रैकेट में, ऐसे 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 लिखता आप रेट। आगे बढ़े भाई। ठीक है भाई, आगे मूव करते हैं। ये था आपके पास डिफरेंशियल रेट लो, डिफरेंशियल रेट लो। ठीक है भाई, देखो भाई, यहां देखो, अगर मैं कोई जनरल रिएक्शन यहां पर लिखता हूं, बहुत छोटे छोटे से मिस्टेक जो आप करते हो जनरली कर देते हो। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि 2a प्लस 4b गोज टू 3c प्लस d, इस तरीके से मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं, सी और डी आपके क्या है, प्रोडक्ट है। 2 और 4 स्टोकियोमेट्री है किसकी, रिएक्टेंट की। 3 और 1 स्टोकियोमेट्री किसकी, प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, रेट आर इज इक्वल टू, अभी जो पीछे ही तो बात हुई थी, पीछे क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम और 1 बाय स्टोकियोमेट्री। देखो क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू, रिएक्शन रेट किसके बराबर होगा भाई, डी ऑफ ए बाय डी टी और 1/2, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि क्या है, रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू -1/4 डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ डी बाय डी टी। किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है भाई, रेट सबका सेम है, सबके लिए रेट क्या है भाई, सेम। ये क्या लिखा मैंने, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यहां पर एक और नई टर्म निकल के आती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन।
रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्म कौन हुआ है भाई? प्रोडक्ट। किसके लिए होगा ये होता है प्रोडक्ट्स के लिए। ये किसके लिए होता है? प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, वो क्या होगा भाई? सी के लिए क्या होगा? डी सी बाय डी टी, और डी के लिए क्या होगा भाई? डी ऑफ डी बाय डी टी। क्लियर है बात? रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? केवल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ ये किसके लिए होता है? केवल रिएक्टेंट के लिए होता है, ओनली फॉर द रिएक्टेंट। इसको कैसे लिखा जाएगा भाई? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई। कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है। अब ध्यान रखोगे यहां पर इस चीज का। कौन सी बात का भाई? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कह लो या फिर अपीयरेंस कह लो, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस, या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसअपीयरेंस में स्टोक्योमेट्री नहीं आती। नहीं आएगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में कभी भी स्टोक्योमेट्री नहीं आती। मतलब जो स्टोक्योमेट्री यहाँ पर लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखी नहीं जाएगी। वो क्या होते हैं भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, फॉर्मेशन या फिर डिकम्पोजिशन। बोलो भाई, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में मत लेना भाई। नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ से 4-5 बार क्वेश्चन पहले आया हुआ है, नेट में भी और गेट में। और आप फिर से इसमें गलती करोगे, पेपर वाला आपसे पैरेलल रिएक्शन देकर ये पूछ लेगा, आप गलती कर दोगे पक्का। ध्यान रखना भाई इस चीज का। चेक करो भाई, डाउट है तो आपको। देखो, इनको चेक कर लो भाई, इनको चेक कर लो। इनमें कोई स्टोक्योमेट्री नहीं है, कोई भी स्टोक्योमेट्री इनमें नहीं है। चेक कर लो इन दोनों को, कोई भी स्टोक्योमेट्री इसमें नहीं। गलती होती है भाई आपसे यहाँ पे। आगे बढ़े भाई। एक और बात भाई, एक और बात, एक और नोट डालना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट हमेशा क्या होगा भाई? रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। रेट हमेशा क्या होगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ऐसा कैसे? देखो भाई, जब इसी रिएक्शन को लेता हूं, जब आपने रिएक्टेंट के टर्म में लिखा है, आपने लिखा है, पहले प्रोडक्ट की टर्म में बात कर दो। अगर प्रोडक्ट की टर्म्स में आपने रेट लिखा है तो ये क्या होगा? R इज इक्वल टू 1/3 dc/dt। देखो, टाइम के इंक्रीज dt तो क्या रहेगा नीचे? पॉजिटिव। dt तो क्या रहेगा भाई नीचे? पॉजिटिव। और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी भाई? इंक्रीज। तो dc भी क्या आएगा भाई? पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? ओवरऑल रेट। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर रिएक्टेंट की बात करूं, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता भाई, ध्यान रखना इस बात का। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? देखो, ए को ही ले लेता हूं, -1/2 dA/dt। नीचे तो फिर से क्या, बाहर तो नेगेटिव है, नीचे क्या है? पॉजिटिव है। ए तो क्या है? रिएक्टेंट।
टाइम के साथ रिएक्टेंट में चेंज क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी रिएक्शन का रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा, किसी रिएक्शन का रेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ज्यादा बेसिक मैंने आपको बताया है। यहां तक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ बेसिकली दो तरीके के रेट लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे। सबसे पहला कौन सा है भाई, सबसे पहला लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जल्दी आया, जल्दी फ्लॉप हो गया, जल्दी आया और जल्दी ही क्या आ गया, इसकी साथ साथ के साथ क्या ले अपने साथ लिमिटेशन भी लेकर आ गया। देखो भाई, मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा, ना कोई रिएक्शन बता रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी से नहीं बता रहा, मैं आपको वैसे रिएक्शन से बता रहा हूँ। ए कोई रिएक्शन है, ए कोई रिएक्टेंट, बी कोई रिएक्टेंट, ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई, प्रोडक्ट में जा रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रिएक्टेंट का रेट है ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants के प्रोपोर्शन होगा। और पावर में क्या होगा, पावर में क्या होगा, स्टोकियोमेट्री इन बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्टोकियोमेट्री होगी वो होगा। देखो भाई, इसको दिखाता हूं मैं आगे। ये कहना चाहता है कि अगर ए और बी कोई रिएक्शन है जो प्रोडक्ट देती है पी, तो इसका रेट प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए की कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की कंसंट्रेशन की पावर बी। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो के इंटू ए की पावर ए और यहाँ पर बी की पावर बी। ये कौन है भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता कुछ और है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन हैं जिनमें ये चीज फॉलो ही नहीं होती। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। इसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट क्या आ जाता है भाई, K इंटू N2 इंटू H2 की पावर 3। और इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर क्या होता है, ऊपर जो पावर है उनका सम, ऑर्डर क्या हो जाता है भाई 4। और 4 ऑर्डर की रिएक्शन तो मिलती ही नहीं, 4 ऑर्डर की रिएक्शन तो दुनिया में बहुत कम होती है। लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन में से एक रिएक्शन होगी जो कितने ऑर्डर की होगी, 4 की होगी। जनरली जो रिएक्शन होती है वो 2 ऑर्डर तक ही खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 3 आ जाता है, 2 तक ही खत्म हो जाती है सारे के सारे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक गलत कंसेप्ट था, एक सही थ्योरी नहीं थी। इसके बाद क्या आता है आपके पास भाई, इसके बाद आपके पास आता है रेट लॉ। रेट लॉ रेट लॉ क्या कहता है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पहली बात तो मान लो कोई रिएक्शन आपके पास है इस तरीके से सी, ठीक है। तो रेट लॉ कहता है R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर अल्फा B की पावर बीटा, A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। यहां पर आप 2 चीजें देखोगे, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा is equal to order of the reaction, is equal to order of the reaction, order of the reaction। उसके बाद अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में और मे नॉट इक्वल टू A एंड B रिस्पेक्टिवली।
अल्फा और बीटा जो हैं वो ए के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उनकी क्या आई है। अगर मैं यहां पर बात करूं, एलिमेंट्री रिएक्शन है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन कह लो या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन कह लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू बी। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो अल्फा ए के बराबर और बीटा बी के बराबर। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या कह दूं, मल्टी स्टेप, या तो कॉम्प्लेक्स कह दो या फिर क्या कह दूं, मल्टी स्टेप रिएक्शन कह दो, देन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी अल्फा नॉट इक्वल टू ए और बीटा में नॉट इक्वल टू बी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा तो ए के बराबर हो जाए और बीटा बी के बराबर ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है अल्फा ए के बराबर ना हो और बीटा बी के बराबर हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है अल्फा 0 हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ही आ जाए जो रिएक्टेंट ही नहीं जो कुछ और है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, एक और खास बात, यहां पर एक नई टर्म निकल के आई है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, पहले तो रेट लो, इसे कहते हैं रेट लो कंप्लीटली कैसी क्वांटिटी है भाई। आप कोई भी रिएक्शन देखकर आप इसको देखकर ऐसा नहीं कह सकते कि रेट लो इसका ये वाला आएगा, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ये आएगी। ये क्या है भाई, रेट लो इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जो चीजें एक्सपेरिमेंटल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती, उनको कहा जाता है एम्पेरिकल। रेट और कॉल्ड, इसको एम्पेरिकल रेट लो भी कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, एम्पेरिकल रेट लो भी इसको कहा जाता है। किसी को भी डाउट है तो पूछो भाई यहां तक। क्वेश्चन देने की सोच रहा था मैं आपको। बोलो भाई, डाउट है किसी को यहां तक? चेक करो भी, डाउट हो तो किसी को चेक कीजिए। लिख के भेजो भी, डाउट है तो किसी को। ठीक है भाई, गौरव शिखा, ठीक है। और बोलो भाई, बाकी भी बोलो, डाउट है क्या आप लोगों को? और असाइनमेंट मिलेगा भाई आपको, असाइनमेंट मिलेगा काइनेटिक्स का साथ के साथ। और कोशिश करूंगा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनका क्वांटम नहीं हुआ है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी क्वांटम के असाइनमेंट मिलेंगे साथ के साथ, वो आपको साथ के साथ सोल्व करने हैं, ध्यान रहे। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन का जो रेट है ना वो रिएक्टेंट के ऊपर ना डिपेंड करे, एक और ऐसी चीज आ जाए जो रेट लो में है ही नहीं, जिसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेट ला है ना उसमें
ए और बी आए ही ना, ऐसा हो सकता है तो कि एक ऐसी चीज पे रेट डिपेंड करे, ऐसी चीज पे रेट डिपेंड करे जो रिएक्टेंट में है ही नहीं, जो रिएक्टेंट ही नहीं, जो क्या है कैटलिस्ट है। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे रिएक्टेंट, कोई जरूरी नहीं कि रेट लॉ में क्या हो, इन्वॉल्व हो, रेट लॉ इक्वेशन में सारे के सारे। डल जाएगी भी, लास्ट वीडियो में डल जाएगी, लास्ट वीडियो में डल जाएगी। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग नेक्स्ट हमारे पास, बस नाम नाम लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा सारे के सारे, क्योंकि बहुत बेसिक बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहला भाई, सबसे पहला फैक्टर आगे वाले पेज पे लिखता हूं, सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहला फैक्टर कौन है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मतलब यहां पर है, मान लो आप लोगों ने यहां पर N2 की जगह O2 ले लिया होता तो रिएक्शन ये नहीं होता, कुछ और होती, तो रिएक्शन का रेट ये नहीं होता, कुछ और होता। ठीक है, प्रोडक्ट तो कुछ और ही बनता, लेकिन जिस रेट से यहाँ पर नाइट्रोजन रिएक्ट किया है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के रिएक्ट करने का रेट क्या होता है, उससे अलग होता। ठीक है, अलग अलग रिएक्टेंट या फिर अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है ना, उनकी बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होती है, और अलग अलग बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए अलग अलग रिएक्टेंट के लिए रिएक्शन के रेट क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक और बात भाई पीछे ध्यान रखना, रेट लो हमेशा किस में लिखा जाएगा, ऑलवेज, यहाँ पर तो मार्कर का कलर बदलता हूं भाई, एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पर रह गई थी, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के लिए कोई ऑर्डर नहीं होता भाई, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर नहीं होता, किसके लिए होता, केवल रिएक्टेंट के लिए होता, प्रोडक्ट के लिए कुछ भी नहीं होता, रिएक्टेंट के लिए होता है। अगला क्या भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, रेट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या भाई हमारे पास, टेम्परेचर। इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना हम लोगों को, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल की थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिएक्शन रेट इंक्रीज। नंबर चार, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है अभी, आप लोग यही सोचते हो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, नहीं भाई। एक कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई नंबर 5। यह था आपके पास सरफेस। जो रिएक्टेंट का सरफेस है ना, या फिर ऐसा कह लो जो कैटलिस्ट का सरफेस है। कैटालिटिक रिएक्शंस में आपने ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड में पढ़ा होगा, आप पैलेडियम प्लेटिनम को क्या यूज करते हो, एज ए कैटलिस्ट यूज करते हो, तो उनका सरफेस भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स, जब रिएक्टेंट सॉलिड होंगे, कैटलिस्ट क्या होगा, सॉलिड, और रिएक्टेंट क्या होंगे, गैसेस होंगी, तो उस टाइम रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज
इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेस एरिया के साथ रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉलिड के सरफेस एरिया के साथ रिएक्शन का रेट क्या होगा भाई? इंक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान रखना भाई। लास्ट आता आपके पास प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस में होगा भाई, कुछ रिएक्शन क्या होती हैं फोटोकेमिकल और कुछ रिएक्शन क्या होती है थर्मल रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शन फोटोकेमिकल और कुछ कैसी होती है भाई? थर्मल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकता हूँ भाई? सम रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं भाई? केवल लाइट की ही प्रेजेंस में होती है। ये मैंने वो फैक्टर डिस्कस किए हैं जिनके ऊपर किसी भी रिएक्शन का रेट क्या करता है? डिपेंड करता है। मैंने वो फैक्टर डिस्कस करने की सारे ही डिस्कस करने की कोशिश करी है जिनके ऊपर रिएक्शन का रेट रियलिटी में डिपेंड करता है। कोई रह गया हो तो बता दो भाई। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। जिसने क्वांटम की पहले वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी भाई, वो एक बार डीएलपी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, वीडियो देख लेना भाई दोबारा से। और फिर आपको आज का भी बहुत कम ही समझ में आएगा अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो। बोलिए भाई, डाउट है तो। बोलो भाई, डाउट है तो। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? इंटीग्रेटेड रेट लो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रेट लो। देखो डिफरेंशियल रेट लो हम लोगों ने पढ़ लिया। डिफरेंशियल रेट लो हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला सवाल तो ये है, एक ही सवाल करके लाना। एक सवाल मैं आपसे कल पूछूंगा क्लास में। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जबकि हमारे पास कौन है? जबकि हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ है। जबकि हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? जबकि हमारे पास कौन है? हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है भाई। क्लास में कहीं भी आपको डाउट हो तो पूछ लो, डाउट हो तो कहीं भी डाउट हो तो पूछो भाई, पूछ सकते हो। डरो मत, पूछ लो। अभी तो कह रहा हूँ पूछ लो, पूछोगे तो बताऊंगा भी नहीं बाद में। पूछ लो, मजाक कर रहा था। पूछ लो। तुम्हें ना पूछना कुछ हो गया तुम्हारा। एक्सेंट वाला करके लाना भाई, पूरा का पूरा। एक्सेंट वाला छोड़ दिया ना मैंने। कौन छोड़ दिया? मैंने अमोनिया के लिए छोड़ दिया। ये करके देखना भाई तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक और चीज कर लेना, इस यहाँ पर है ना, यहाँ पर 10 मोल कर लेना, या फिर यहाँ पर कर लेना 30। यहाँ पर 30 कर लेना, यहाँ पर 30 कर लेना, और यहाँ पर 20 कर लेना। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 कर लेना तो भी सेम ही रहेगा। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर इसकी जगह 20 कर देते हो ना, यहाँ 20 और यहाँ पर 30 कर देते, यहाँ पे 40 कर देते हो, तो भी एक्सटेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है भाई, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।
हो गया।